नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। नोएडा में इंजीनियर मौत मामले में जांच अब तेज हो गई है। एसआईटी टीम पहुंची प्राधिकरण के ऑफिस और संबंधित विभागों की लापरवाही की जांच तेज हो गई है। 4 दिन से लापरवाही के सबूत एसआईटी जुटा रही है। बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं। इंजीनियर मौत मामले में जांच अब तेज हो गई है। देखिए, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे जांच भी तेज हो रही है। जांच का दायरा बढ़ रहा है और एसआईटी टीम अब प्राधिकरण के ऑफिस पहुंच चुकी है। संबंधित विभागों की लापरवाही की जांच तेज हो गई है। 4 दिन से लापरवाही के सबूत एसआईटी जुटा रही है कि आखिरकार लापरवाही कहां हुई, कौन कौन से विभाग और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, किसमें और किसकी वजह से यह हादसा हुआ है। और यही वजह है कि एसआईटी अब लगातार अपने जांच के दायरे को और ज्यादा बढ़ा रही है और हर पहलू से, हर एंगल से जांच कर रही है। नोएडा में इंजीनियर मौत मामले में अब जांच तेज हो गई है। एसआईटी टीम प्राधिकरण के ऑफिस पहुंची। देर रात जिस तरह से इंजीनियर नहर में गिर जाता है, जो कि ना तो कोई नदी है ना ही कोई नहर है, बल्कि बताया ये जा रहा है कि वो एक बेसमेंट है जो कि 20 फीट गहरा है, उसमें पानी भर जाता है और कोहरे की वजह से जब इंजीनियर को रास्ता नहीं दिखता है तो गाड़ी उसमें जाकर गिर जाती है। अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, नोएडा में इंजीनियर मौत मामले में अब जांच कहां तक पहुंच चुकी है, क्योंकि आज चौथा दिन है, एसआईटी का गठन हो गया है, एसआईटी की टीम बताया जा रहा है कि प्राधिकरण के ऑफिस पहुंची है। बिल्कुल, देखिए, आज चौथे दिन एसआईटी की टीम प्राधिकरण के दफ्तर में पहुंची है। कल भी देर शाम तक एसआईटी की टीम के द्वारा तमाम उन विभागों से पूछताछ की गई जो जिम्मेदार है सीधे तौर पर इंजीनियर की मौत के। समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहे हैं वो एनटीसी नोएडा ट्रैफिक सेल जो प्राधिकरण के अंडर में काम करता है। दूसरा विभाग है सिविल डिपार्टमेंट जो सीवर, नाले और निर्माण कार्य देखता है। तीसरा विभाग की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है जिसने वहाँ पर समय रहते स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई। और दूसरा ग्रुप हाउसिंग देखने वाले जो तमाम अधिकारी हैं वो भी इस जांच के दायरे में। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक एसआईटी को जवाब देने के लिए प्राधिकरण ने 60 पन्नों की अपना जवाब जो है वो तैयार किया है। कुल जो सवाल हैं वो 7 बिंदुओं पर एसआईटी द्वारा प्राधिकरण से 7 बिंदुओं पर सवाल पूछे गए। उन 7 बिंदुओं का जवाब देने में लगे और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी सामने आई है कि बड़े पदों पर बैठे जैसे एसीओ, जीएम, डीजीएम जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए निचले स्तर के अधिकारियों को कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश में निचले अधिकारियों की कमी बताने के तौर पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। जेई लेवल पर, एई लेवल पर या सीनियर मैनेजर लेवल पर कार्रवाई करवाने की मंशा जो है वो जिम्मेदार अधिकारियों की, जबकि सांसद विधायकों के पत्रों का संज्ञान नहीं लिया गया। कुल 150 सेक्टर की बात की जाए तो जांच में यह बात सामने आई है कि 27 जो है शिकायतें वो उस सेक्टर के लोगों द्वारा की गई थी। अलग अलग मामले को लेकर विधायक और सांसद के पत्र का संज्ञान नहीं लिया गया। आईजीआरएस पोर्टल काफी महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश में, उस पर की गई शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया और एक दूसरे के पाले में गेंद डालते हुए तमाम जो अधिकारी है वो नजर आए। लिहाजा एसआईटी की टीम के साथ साथ नोएडा पुलिस कमिश्नर, डीसीपी ग्रेटर नोएडा जिनके एरिया में ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, उसके अलावा जो भी संबंधित विभाग हैं, एसडीआरएफ को भी यहां पर बुलाया गया आज, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम उस वक्त मौके पर थी और एसडीआरएफ के तमाम अधिकारियों से ये पूछा जाएगा कि जिस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था उस वक्त किस किस तरीके की अड़चन आई। दमकल विभाग पर उंगलियां उठ रही हैं। दमकल विभाग की तरफ से कहा गया ठंडा पानी है, पानी के अंदर सरिया हैं, उस तरीके के आरोप लगाए गए मृतक के पिता के द्वारा। उन आरोपों की भी गहनता से जांच एसआईटी कर रही है और आज देर रात तक एसआईटी की जो पूछताछ है वो चल सकती है तमाम संबंधित विभागों को यहां पर बुलाकर। और कल क्योंकि आखिरी दिन है, 5वां दिन है, तो कल अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद कल मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद या तो कल शाम तक, रविवार, सोमवार को जिन जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी इस पूरे घटनाक्रम पर एसआईटी तय करेगी उन पर कार्रवाई भी देखी जाएगी। लेकिन ऐसे कई विभाग के अधिकारी हैं जो कई डिपार्टमेंट देख रहे हैं लेकिन मौके पर नहीं जाते हैं। जिस वक्त 31 दिसंबर को ट्रक उस जमीन पर आधा लटका था उस वक्त अधिकारियों को संज्ञान ले लेना चाहिए था। वहां पर बाउंड्री वॉल लगा देनी चाहिए थी, बैरिकेड्स लगा देने चाहिए थे या रिफ्लेक्टर की मांग जिस तरीके से की जा रही है। कोई भी कार्रवाई प्राधिकरण के अफसरों की तरफ से 31 तारीख के बाद नहीं की तो मुख्य
है। जो एसआईटी की जांच है वो 31 तारीख के घटनाक्रम के से शुरू होती है और 31 तारीख के बाद क्या कदम उठाए गए संबंधित अधिकारियों के द्वारा और घटना स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी, दमकल कर्मियों की किस तरीके से भूमिका रही, इसके इर्द गिर्द पूरी एसआईटी की जांच है। और आज देर रात तक माना जा रहा है तमाम जो विभाग हैं उनसे जवाब ले लिया जाएगा, क्योंकि नोएडा पुलिस कमिश्नर भी पहुंच गई हैं, जिलाधिकारी भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा जो दमकल विभाग हैं वो एसडीआरएफ के कमांडेंट और वो पूरी टीम बुलाई गई है जो रेस्क्यू के दौरान वहां पर मौजूद थी। आरोप मृतक के पिता की तरफ से लगाए गए थे कि जब तक एसडीआरएफ की टीम पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी, युवराज की मौत हो चुकी थी, काफी देर तक वो मदद मांगता रहा, लेकिन जो राहत बचाव कार्य के लिए जो भी लोग मौके पर पहुंचे वो उन्होंने सही तरीके से अपना काम नहीं किया। तो उन आरोपों की फिलहाल जांच की जा रही है। और सबसे पहले जब एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की थी तो युवराज के पिता से शुरुआत की थी और उनसे पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली, क्योंकि वो मौके पर मौजूद थे, लगातार अपने बेटे को बचाने की गुहार लगा रहे थे। तो उनसे तमाम आरोप जो भी उनके थे उन आरोपों से शुरुआत कर संबंधित अधिकारियों तक फिलहाल ये जांच पहुंची है। अब देखना होगा किन किन अधिकारियों को इस पूरे मामले में जिम्मेदार ठहराया जाता है। जी हमें देखिए, जितनी भी जांच अब तक हुई है और जितनी भी चीजें निकलकर अब तक सामने आई है उससे तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लापरवाही तो हुई है, लेकिन ऐसी लापरवाही आने वाले समय में ना हो उसके लिए डार्क स्पॉट्स की भी बात सामने आ रही है, उसको भी चिन्हित किया जा रहा है, चाहे नोएडा हो चाहे पूरे प्रदेश की बात की जाए। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेते हुए उस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कवायद शुरू कर देते हैं। अगर इसमें भी देखा जाए तो वो कौन से और ऐसे डार्क स्पॉट्स अब तक निकलकर सामने आ पाए हैं और कैसे इस तरह की प्राधिकरण की या फिर कोई भी लापरवाही सामने ना आए और समय से राहत पहुंचाई जा सके, क्या कुछ कदम अब अगले उठाए जाएंगे ताकि और कोई इस तरह से ना मरे। देखिए, इस घटनाक्रम पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सख्त हैं और अधिकारियों की हिलाहवाली देखते हुए शुक्रवार की रात को इंजीनियर उस पानी में गिरा, सुबह 4 बजे 5 बजे उसके शव को वहां से बाहर निकाला गया, लेकिन शनिवार और रविवार को भी कोई कार्रवाई प्राधिकरण के अफसरों की तरफ से नहीं की गई। केवल एक जेई को निलंबित कर उसकी सेवा समाप्त करने के बाद एक दूसरे विभाग से जवाब मांगे गए थे। वो जवाब कब तक आएंगे इस बात की भी जानकारी नहीं हो पाई। कारण बताओ नोटिस जो जारी किया गया था सीओ जो हटाए गए हैं उनके द्वारा, उस पर क्या कार्रवाई हुई ये नहीं बताया गया। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से इस मामले का संज्ञान लिया, एसआईटी टीम का गठन किया है और सीओ को यहां से हटाया है, उसके बाद तुरंत ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अगर बात की जाए तो टीमें बना दी गई, अलग अलग जगह का अधिकारी मौके पर जा रहे हैं और ऐसे डार्क स्पॉट जहां हादसे हो सकते हैं उनको चिन्हित कर वहां काम किया जा रहा है। नोएडा की बात की जाए तो दर्जनों ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़क में चलने के दौरान, हादसे के दौरान लोगों की मौत तक हो सकती है। उन जगहों को चिन्हित करने के लिए अभी प्राधिकरण की तरफ से काम होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सभी अधिकारी जो हैं वो फिलहाल एसआईटी को जवाब देने में, अपने आप को बचाने में फिलहाल लगे हुए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था 2 दिन पहले और कहा गया था कहीं भी किसी आम व्यक्ति को ऐसा कोई डार्क स्पॉट दिखाई दे जहां हादसा हो सकता है तो उस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें और व्हाट्सअप करने के बाद उसकी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटे वो नंबर चलाया जाएगा, 7 दिन वो नंबर चलेगा। उस नंबर के जारी करने के बाद भी न्यूज़ नेशन नेटवर्क ने रियलिटी चेक किया कि किस तरीके के हालात हैं, कैसे वो नंबर काम कर रहा है। फिलहाल अब तमाम जो विभाग है एक्टिव जरूर नजर आ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इस चीज की पड़ताल शुरू कर दी है कि उनके हर जिले में, उनके इलाकों में इस तरीके का कोई पॉइंट तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे घटना पुरानी होती है उसके बाद अधिकारियों का वही रवैया सामने आता है। जैसे नोएडा प्राधिकरण का इस पूरी घटनाक्रम को लेकर रवैया सामने रहा, तमाम शिकायतें, तमाम चिट्ठी, तमाम IGRS स्थानीय लोग करते रहे और ऐसे इलाके में इंजीनियर की मौत हुई जहां फ्लैट की कीमत ही 2 करोड़, 2.5 करोड़ या 3 करोड़ रुपए। अगर कोई दूर दराज इलाका होता, रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंच पाती तो बात दूसरी थी, लेकिन पोस्ट इलाके में यह घटना होना प्राधिकरण पर कई सवालिया निशान लगा रहे हैं। खुद दादरी से विधायक तेजपाल नागर भी आ गया है, 2 बार परिवार से मिलने के लिए गए, यहां पर काम कराने के लिए सितंबर और जनवरी में 2 लेटर लिखे गए और अब मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखकर तेजपाल नागर ने विभागों की कमी उजागर की है। दमकल विभाग पर सवाल उठाए हैं, नोएडा प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल उठाए और एक अच्छी शुरुआत के लिए प्रदेश सरकार से SDRF और NDRF की स्थायी तैनाती गौतम बुद्ध नगर में कराने की मांग की है, क्योंकि कई बार हादसे होते हैं गाजियाबाद और मेरठ से। जब तक NDRF SDRF को बुलाया जाता है तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप
और रखिए खुद को अपडेट।